नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना परसों के अखबारों में है और किस्सागोई परिवार के अब तक कम से कम 25 लोगों ने इस घटना के बारे में जिक्र किया है कि किस्सागोई में इसको शामिल किया जाए। अपने परिवार के लोगों के अनुरोध को मैं सामान्य रूप से दरकिनार नहीं करता हूं, इसलिए आज लखनऊ की इस घटना के बारे में आपको बताऊंगा। मैं शुरू करता हूं उस दिन से जिस दिन से इस घटना के जो जो कथानक है, इस घटना का जो बैकग्राउंड है वो शुरू हुआ। तारीख थी 12 फरवरी 2022। दिन था शनिवार। पुलिस मुख्यालय यानी हमारी जो सिग्नेचर बिल्डिंग है यानी पुलिस महानिदेशक कार्यालय, उसके अनुभाग 3 में काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल रुचि चौधरी, वो अपने ऑफिस से निकलकर उसका अर्जुनगंज में एक उसने रूम किराए पर ले रखा था, वहां के लिए निकली। रास्ते में उसकी सगी भाभी का फोन आया। भाभी को उसने ये बताया कि मैं कैब पे हूं, पीजीआई के पास पहुंच रही हूं, थोड़ी देर में अपने कमरे पर पहुंच के आपसे बात करूंगी। नेचुरल सी बात है, जब भाभी को उसने ये बताया तो भाभी ने फोन काट दिया और ये कहा कि ठीक है, रूम पर पहुंच के बात करना, कुछ बातें करनी है। कोई 1 घंटा बाद उसकी भाभी ने फिर फोन मिलाया। इस बार जब फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आया। समय हो रहा था शाम का कोई 7:30-8 बजे। भाभी के दिमाग में आया कि रूम पे पहुंची होगी, हो सकता है खाना बना रही हो अपने लिए, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर दिया हो, डिस्टरबेंस हो रहा होगा। फिर उसने वेट किया और ये अंदाज लगाया कि अब खाना वाना खा के और शायद वो खाली हो गई हो। उसने फिर फोन मिलाया, लेकिन फोन फिर स्विच ऑफ आया। ये मान के कि हो सकता है दिन में ऑफिस के काम से थक गई हो, खाना खाने के बाद लेटी हो, नींद आ गई हो। दोबारा उसने फोन नहीं मिलाया। सुबह करीब 8 बजे जो भी उसको बात करनी थी, कोई जरूरी बात करनी थी, इसलिए बार बार वो तंग कर रही थी। सुबह 8 बजे फिर फोन मिलाया, फोन फिर स्विच ऑफ मिला। फिर उसे ध्यान आया कि आज तो संडे है, उसे ऑफिस जाना नहीं है, हो सकता है देर से उठे। 10:30 बजे के आसपास उसने फिर फोन मिलाया, फिर फोन स्विच ऑफ मिला। अब उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगी कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि शाम को 9 बजे से और सुबह 10 बजे तक फोन स्विच ऑफ हो। उसने रुचि की एक वर्क प्लेस पे काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल, जो अक्सर रुचि उससे बात कराया करती थी और उसका नंबर भाभी के पास था, उसको फोन मिलाया। उसने ये बताया कि भाभी जी, आज संडे जरूर है, लेकिन इलेक्शन की वजह से कल भी ऑफिस खुला था और आज भी ऑफिस खुला हुआ है। मैं ऑफिस में ही हूं और रुचि को भी 10 बजे ऑफिस आना था। वो यही कह के गई थी कि मैं जा रही हूं, 10 बजे तक मैं जरूर आ जाऊंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। आप परेशान मत हो सकता है फोन में या नेटवर्क में कोई गड़बड़ी हो गई हो, मैं पता करके आपको बताऊंगी। इस बीच में काम धाम की उलझन में उसने दिन में 2 बार फोन मिलाया, लेकिन फोन वही स्विच ऑफ। शाम होते होते उसको भी थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसी के साथ काम करती थी। तैनाती तो रुचि की जनपद बाराबंकी में थी, लेकिन वो डीजी ऑफिस में अटैच कर ली जाती है। तमाम शहरों से, तमाम अलग अलग जिलों से लोग, डीजी ऑफिस का अपना जो स्टाफ है वो बहुत कम है। जैसी आवश्यकता पड़ती है, जैसे इलेक्शन के समय में बहुत ढेर सारा स्टाफ अलग अलग जिलों से आ जाता है, और खासकर पास के जिलों से बाराबंकी है, हरदोई है, रायबरेली है, सीतापुर है, वहां से ज़्यादा स्टाफ अटैच किया जाता है। उसने सोचा ठीक है, शाम को वो निकलने लगी जब घर के लिए,
तो अर्जुनगंज के उसके रूम पर भी चली गई। वहां जाकर देखा तो बाहर से ताला बंद। उसने उनके मकान मालिक से संपर्क किया, क्योंकि वो आती जाती रहती थी, उसे आइडिया था। मकान मालिक से पूछा तो उसने कहा ये कल सुबह ऑफिस के लिए निकली थी, लगभग इतने बजे निकली थी, ये कल शाम को नहीं आई, रात भर ताला बंद था, सुबह से ताला बंद है। तो उसने कहा कि आप लोगों ने किसी को बताया? बोले नहीं, कभी कभी ये होता है कि जब 2 दिन की छुट्टी होती है तो ये बिजनौर अपने घर चली जाती है। हम लोगों को लगा कि हो सकता है जल्दबाजी में इस बार उसने बताया ना हो और अपने घर चली गई हो। लेकिन महिला कांस्टेबल का माथा ठनका। उसने वहां से अपने रूम पर आकर भाभी को फोन किया कि वो तो कल से अपने रूम पर भी नहीं गई है, मेरी फला फला से बात हुई है। उन लोगों का ये मानना है कि कहीं बिजनौर न चली गई हो। भाभी ने कहा यहां भी नहीं आई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो वहां से चले और बताए ना। जब भी आएगी कि हाँ मैं आ रही हूं, इतने दिन रहूंगी या इतने घंटे रहूंगी, वापस मुझे ड्यूटी पर जाना है। इस बार उसका फोन ही नहीं आया और इसी सिलसिले में मैंने उससे फोन से बात करने की कोशिश भी की थी। रात में बैठे बैठे उसने रुचि की फोटो उसके पास थी, फोटो लगाकर एक अपनी आईडी से, और तमाम जो जानने वाले हैं, तमाम पुलिस वाले बहुत ढेर सारे ग्रुप्स में, पुलिस के ग्रुप्स में रहते हैं अपडेट्स के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है, उनको भी पता लगे। तो उसने अपने ग्रुप्स में और अपनी आईडी के अपने फेसबुक पेज पर उसने एक फोटो रुचि की लगा के और नीचे लिखा कि ये रुचि चौधरी है, मेरे साथ फला फला में काम करती है, और ये कल शाम को ऑफिस से घर के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची है, घर में ताला बंद है, घर वाले परेशान हैं। अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता है तो वो जरूर इस नंबर पर, उसने उसकी भाभी का नंबर और एक आध और नंबर उसने दिया, इस नंबर पर बताएं। महिला कांस्टेबल की फोटो देखकर और फिर वो बहुत जल्दी ये न्यूज वायरल हो गई, सारे सोशल मीडिया पे तैरने लगी कि एक महिला कांस्टेबल गायब हो गई है और उसकी सूचना एक दूसरी महिला कांस्टेबल दे रही है। जैसे ही ये सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई, पुलिस अधिकारियों को बहुत खराब लगा, सीनियर पुलिस अफसर्स को। डीजी ऑफिस में बैठती थी वो। उनका कहना था कि ये अनुशासित बल में है, जो बात पुलिस के माध्यम से यानी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, थाने के या अधिकारियों के माध्यम से सर्कुलेट होनी चाहिए, ये अपनी तरफ से कैसे सर्कुलेट कर रही है। और इस कार्य को अनुशासनहीनता माना गया और उस महिला कांस्टेबल को उसकी इस अनुशासनहीनता पर एक नोटिस दी गई कि आप इस तरह से एक अनुशासित वर्दी वाले बल की सदस्य हैं, आपने बिना अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दिए हुए अपने साथी महिला कांस्टेबल के गायब होने की सूचना सीधे सोशल मीडिया पर कैसे प्रचारित कर दी। अखबारों में यह खबर छपी कि एक तो उसने जानने की कोशिश की कि वो कहां है, दूसरे अधिकारी उसका जवाब तलब कर रहे हैं। एडीसीपी दक्षिणी राजेश श्रीवास्तव का एक बयान अखबार में छपा था उस दिन कि हां, उसका जवाब तलब किया गया है और वो जो भी इसकी आख्या या रिपोर्ट देगी, उसी आधार पर तय किया जाएगा कि इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जानी है। सारे सोशल मीडिया पर भर भर के रुचि चौधरी की फोटो और उसके गुम होने की सूचना घूमती रही, लेकिन तब भी किसी अधिकारी ने उसकी इस गुमशुदगी का संज्ञान नहीं लिया। यानी 12 फरवरी को अंतिम बार वो ऑफिस में देखी गई, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। 13 की शाम को उसकी साथी महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर ये सूचना भेजी, 14 को उसको नोटिस मिल गई, 15 और 16 बीत गए, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। हो सकता है इलेक्शन में व्यस्तता की वजह से किसी ने
संज्ञान न लिया हो, लेकिन महिला कांस्टेबल थी, ऑफिस में काम करती थी, अगर वो नहीं मिल रही है तो इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए था। किसी ने किसी तरह की कोई गुमशुदगी भी नहीं लिखवाई, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। रुचि के परिजन भी मंगलवार की शाम तक आ गए और इधर उधर भटकते रहे। उनको जहां जहां सूचना मिलती थी, जहां जहां पता लगता था, वहां वहां भटकते रहे। शनिवार की बात बृहस्पतिवार आ गई। बृहस्पतिवार यानी 17 फरवरी की सुबह डायल 112 पे, कंट्रोल रूम पे किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि कल्ली माती के नाले में एक शव उतरा रहा है। कल्ली माती जो है, ये कल्ली एक मोहल्ला है जो पीजीआई के ठीक सामने वाले इलाके में 4-5 किलोमीटर में बसा हुआ एक मोहल्ला है। इसी में लखनऊ पुलिस की नई पुलिस लाइन भी है। ट्रैफिक का पहले डायरेक्टरेट था, अब उसमें लखनऊ ग्रामीण के एसपी का कार्यालय है। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने लाश को निकाला। 4-5 दिन की लाश लग रही थी, दुर्गंध आने लगी थी। उसका पंचनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए केजीएमसी भेज दिया गया। यह बात है 17 फरवरी की। न 17 को जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तब कोई उसे पहचानने के लिए गया, न 18 को उसे कोई पहचानने के लिए गया। अज्ञात में ही उसका पंचायतनामा भी हुआ और अज्ञात में ही पोस्टमार्टम भी हुआ। 19 फरवरी दिन शनिवार, यानी गायब होने के ठीक एक सप्ताह बाद, थाने थाने भटकते हुए रुचि के परिजनों को उनके इलाके का एक सिपाही मिल गया। उस सिपाही ने बताया कि मैंने वायरलेस पर एक सूचना सुनी है कि कल्ली माती नाले में कोई महिला का शव मिला है। बस इतनी ही बात मैं जानता हूं। और यह भी सुना है कि पीजीआई की पुलिस वहां पहुंच गई थी, पीजीआई थाना है, वहां पहुंच गई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा होगा। आप लोग एक बार मॉर्चरी जाकर देख लीजिए, वो ये भी शंका का निवारण हो जाए कि कहीं ये उसकी लाश तो नहीं थी। वायरलेस पे सुनी हुई सूचना जब उसने उनके परिजनों को बताई तो वो परिजन मॉर्चरी पहुंचे और उस लाश को देखते ही रोना पीटना मच गया। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि चूंकि वहां पूरे जिले की एक्सीडेंट की, मर्डर की या किसी क्राइम की लाशें वहीं इकट्ठा होती हैं, एक एक दिन में 15-15-20 लाशें होती हैं। परिजन उनके पोस्टमार्टम होने का इंतजार करते हैं। पोस्टमार्टम सुबह ओपीडी खत्म होने के बाद 1 बजे के आसपास शुरू होता है। फिर उनका जिस क्रम से आई होती हैं बॉडीज, उस क्रम से पोस्टमार्टम कराया जाता है। कहने का आशय ये कि वहाँ हमेशा 10, 20, 50 लोग बने रहते हैं और प्रेस वाले अपनी गरज से कि उन्हें शायद इस संबंध में कोई सूचना मिल जाए, वो भी वहां पर बने रहते हैं। जैसे ही ये रोना पीटना मचा, प्रेस वालों की भी नजर पड़ गई और पता लगा कि ये शव जो है वो रुचि चौधरी का है, जिसके गायब होने की खबर 2-3 दिन से अखबारों में आ रही थी। जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई, सारे सोशल मीडिया में भर गई कि वो लाश जो कल्ली माती नाले में मिली थी पीजीआई थाना क्षेत्र में, वो रुचि चौधरी की थी। डीजी ऑफिस को भी पता लगा, लोगों को पता लगा। आनंद फानंद में डीजी ऑफिस के अनुभाग अधिकारी, अनुभाग 3 जिसमें वो काम करती थी, श्री महेंद्र पाल सिंह ने रुचि चौधरी की गुमशुदगी सुशांत गोल्फ सिटी थाने पर लिखवा दी 19 तारीख को ही, कि इस तरह से वो गुमशुदा है। जब उसकी बॉडी मिल गई थी उसके बाद की ये बात है। आप इसके बीच की रीड बिटवीन द लाइंस। महिला कांस्टेबल का शव जब आइडेंटिफाई हो गया कि जो वो चली गई थी या जो गायब हो गई थी, जो गुम हो गई थी, ये उसी की लाश है, तो नेचुरली पुलिस भी हरकत में आ गई।
क्योंकि पुलिस को सबसे अधिक इसी पर, इसी विषय पर कि जब पुलिस अपनों की नहीं हुई तो किसकी होगी, इसी विषय पर अखबारों में, सोशल मीडिया में, टीवी में दो चार होना पड़ता है, बदनामी होती है। सारी पुलिस ने मिलकर काम शुरू कर दिया। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल फौरन निकलवाई गई। उसके कांटेक्ट में जितने लोग थे सारे नंबर लगाए गए। यह पता लगा कि मोबाइल स्विच ऑफ होने के पहले उसकी बात प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील के तहसीलदार, शायद वो नायब तहसीलदार थे लेकिन तहसीलदार में प्रमोशन हुआ था, श्री पद्मेश श्रीवास्तव से उसकी बात हुई है। सर्विलांस ने पूरी ताकत करके और पूरी मेहनत से यह पता लगा लिया कि पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा बातचीत इन्हीं पद्मेश श्रीवास्तव से हुई थी। यह सब 19 तारीख की बात है जब लाश का आइडेंटिफिकेशन हुआ, जब गुमशुदगी लिखवाई गई, जब लाश का पोस्टमार्टम हो गया। पुलिस ने यह पता कर लिया कि इसकी सबसे ज्यादा बात रानीगंज तहसील के तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव से बात हुई है, जो प्रतापगढ़ में तहसील स्थित है। इस बीच अखबारों ने उधेड़ बुन शुरू कर दी। रात में कोई 11-12 बजे जो पुलिस कमिश्नर लखनऊ हैं श्री D.K. ठाकुर साहब, उन्होंने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीम की एक मीटिंग बुलाई कि कहाँ लैप्सेस हुए, क्यों गुमशुदगी नहीं लिखी गई, क्यों लड़की के CDR पे काम नहीं हुआ, और जब पता हो गया था कि ये महिला कांस्टेबल है, गायब है, तो जो बेसिक काम है वो करना चाहिए था, और अब तक की आपकी क्या जानकारी है। सर्विलांस वालों ने बताया कि साहब उसकी स्विच ऑफ होने के ठीक पहले जिससे कॉल से बात हुई थी उसी से पिछले 3 महीने में बहुत बात हुई है। और बात तो हुई है लेकिन यह साबित करना सिर्फ इतनी एविडेंस से मुश्किल है कि हत्या किसने की है। D.K. ठाकुर साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, फील्ड के बहुत अच्छे अफसर हैं। उन्होंने फौरन निर्देश किया कि आप अभी प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाइए। तो जैसे टीम में होता है कि सर वो ये चीज और देख लें, वो उन्हें कुछ नहीं, आप सीधे यहां से रवाना हो जाइए। सुबह का अखबार जब आएगा इसके आइडेंटिफिकेशन होने की खबर छपेगी कि ये लाश यानी वो गुमशुदा महिला कांस्टेबल की लाश मिल गई है, और ये बात भी हर हाल में लीक हो जाएगी कि अंतिम बार इसकी तहसीलदार रानीगंज से बात हुई है। और ये बिल्कुल सही है, जिस चीज को जितना छिपाया जाता है वो उतनी जल्दी ही पुलिस में उजागर हो जाती है और वो अगले दिन अखबारों में आ जाती है। कमिश्नर साहब ने ये स्पष्ट निर्देश दिए कि कल का अखबार सुबह 5 बजे आने से पहले, इसके पहले कि पद्मेश श्रीवास्तव उस अखबार को लेके उसमें दिमाग लगाएं, उन्हें यहां पर ले आइए पूछताछ करने के लिए। हो सकता है उसकी जानकारी में हो, अगर वो इतनी बातचीत कर रहा है तो जरूर उसकी कुछ न कुछ जानकारी में होगा। पुलिस कमिश्नर साहब के इस आदेश पर तत्काल एक टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई 12 बजे के आसपास। बाद में उनका जो कमिश्नर पुलिस लखनऊ का जो हंच था कि सुबह अखबार मिलते ही सब सतर्क हो जाएंगे, हो सकता है भाग जाए, ये सही था। सुबह 4 बजे तक टीम प्रतापगढ़ पहुंच गई। टीम वहां पहुंचकर उसने सीओ सिटी प्रतापगढ़ अभय पांडे और शहर कोतवाल रविंद्र राय से बात की और उनसे बताया कि मुझे हर हाल में अभी तहसीलदार रानीगंज के आवास पर दबिश देनी है और उनको ले जाना है। कल सुबह तक यहां अखबारों में सब चीजें आ जाएंगी। इंस्पेक्टर ने तुरंत किसी राजस्व के कर्मचारी या अधिकारी से फोन करके पूछा कि कहां रहते हैं पद्मेश श्रीवास्तव, तहसीलदार रानीगंज। थोड़ी देर में उनको जानकारी हो गई कि कंपनी बाग के बगल में जो ट्रांजिट हॉस्टल है, पद्मेश श्रीवास्तव उसी में रहते हैं।
सुबह लगभग 5 बजे पीजीआई की पुलिस, क्राइम ब्रांच और प्रतापगढ़ के सीओ सिटी ने पद्मेश का दरवाजा खटखटा दिया। पद्मेश श्रीवास्तव सो रहा था। दरवाजा उसी ने खोला। दरवाजा खोलते ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, गाड़ी में बिठाया, वहां से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हुए। थाने पर ले आए। पद्मेश श्रीवास्तव ने पहले तो वही हीला हवाली शुरू की कि वो मैं जानता नहीं, वहाँ बात होती थी, वो इसका फलाना काम था, उसके एक रिश्तेदार का काम था, उस सिलसिले में बात करती थी, इस तरह की बातें उन्होंने शुरू की। लेकिन जैसे ही अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि तब तक इस बीच में यानी 1 बजे से लेके और सुबह जब वो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आया वापस थाने पर, तब तक सर्विलांस ने पूरा होमवर्क कर लिया था। किस तारीख को, कितने बजे, कितने मिनट, कितने घंटे बात हुई, कब कब रुचि ने फोन किया, कब कब पद्मेश ने फोन किया, इस बीच में किसके किसके फोन आए, सारा होमवर्क कर रखा था। जब वो हीला हवाली करने लगा, तब पूछताछ करने वालों ने एक एक लोकेशन और एक एक कॉल से उसको कंट्रडिक्ट करना शुरू किया। इरिटेट होकर फिर बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू हो गई। फिर उसने सब चीजें एक एक करके बतानी शुरू की। उसने कहा कि रुचि चौधरी बिजनौर जिले के महावतपुर बिलोच नजीबाबाद की रहने वाली है। उसके पिता का नाम योगेंद्र पाल सिंह है। बताया कि रुचि ने 2019 में नीरज गुप्ता नाम के कांस्टेबल से प्रेम विवाह कर लिया था। नीरज गुप्ता इस समय प्रयागराज पुराने इलाहाबाद में तैनात है। उसने बताया कि रुचि बाराबंकी में तैनात है। पूछा गया तुम्हारी मुलाकात कहां हुई, तुम कैसे इसको जानते हो? उसने कहा कि फेसबुक में हमारी रुचि से बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बातचीत बहुत आगे बढ़ गई। लेकिन इसी बीच नीरज गुप्ता को इसकी भनक लग गई। उसके फेसबुक फ्रेंड्स ने जब सब चीजें बतानी शुरू की कि फलां के फोटो पे कमेंट किया है रुचि ने, फलां, अंदाज तो देखिए सबको लग जाता है। नीरज को जब उनके साथ के लोगों ने यह बताया तो नीरज ने निगरानी शुरू की। निगरानी का मतलब निगाह रखनी शुरू की और अपने दोस्तों की बताई हुई बात बिल्कुल सही लगी। झगड़ा शुरू हो गया। उसको यह भी पता लग गया कि जिससे ये बहुत बात करती है या जिससे ऐसा लगता है कि इसके संबंध हैं, वो नायब तहसीलदार है प्रतापगढ़ जिले में। रुचि ने ये पूरी बात पद्मेश को बताई कि मेरे हस्बैंड नीरज गुप्ता को ये सारी बातें पता लग गई हैं। पद्मेश ने ज्ञान दिया कि उसको बता दो कि तलाक के पेपर्स तैयार करा ले, वरना डाउरी एक्ट का मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखा दिया जाएगा। जब तुम लिखा दोगी तो बर्खास्त भी होगा और नौकरी भी चली जाएगी। बिल्कुल यही बात रुचि ने उसको बता दी कि बहुत चक्कर में मत पड़ो, मुकदमा लिखा दूंगी, बर्खास्त भी हो जाओगे, नौकरी भी चली जाएगी। बात नीरज गुप्ता के भी समझ में आ गई। उसने भी सोचा कि डाइवोर्स लेने में ही भलाई है, वरना नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत ढेर सारे केसेस हुए हैं जिनमें महिला कांस्टेबल ने कई वजहों से अपने पति, नौकरी करने वाले पति के खिलाफ मुकदमा लिखाया और वो जेल गए, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह की कुछ एग्जाम्पल्स बताकर जैसे ही बताया, उसने अपने हाथ खींच लिए और वकील से बात करके डाइवोर्स के पेपर तैयार करा लिए। जब नीरज गुप्ता से पीछा छूट गया रुचि का, तो इन दोनों की नजदीकियां और बढ़ गईं और एक दिन रुचि प्रतापगढ़ के ट्रांजिट हॉस्टल पहुंच गई। और जब वीकेंड्स की छुट्टी होती है कभी, या छुट्टियां लेकर वो प्रतापगढ़ में
पद्मेश के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। ये बात, चूंकि एक एक दो दो कमरे के वो हॉस्टल में फ्लैट्स होते हैं, वहाँ और भी रहते हैं और अधिकारी ही रहते हैं जिनको परमानेंट मकान मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है, ट्रांसफ़र पर आए होते हैं। पहले से जो मकान में रह रहा है वो अपना बच्चों के एकेडमिक सेशन पूरा होने के पहले खाली नहीं करता, तो वो लोग ट्रांजिट हॉस्टल में रहते हैं। धीरे धीरे ये बात ट्रांजिट हॉस्टल में सभी लोगों को पता लग गई कि कोई लड़की जिसके साथ ये लिव इन रिलेशन में है वो महिला कांस्टेबल है। उन्हीं में से किसी ने ट्रांजिट हॉस्टल में, बड़ा नेचुरल है, उसका कोई बैचमेट जरूर रहा होगा, कोई जूनियर जरूर रहा होगा, कोई सीनियर जरूर रहा होगा, किसी ने ये बात उसकी पत्नी प्रगति को बता दी कि फला फला तारीख को फला फला उस लड़की, वो महिला कांस्टेबल है, उसका नाम ये है, सब चीजें बता दी। प्रगति ने अपने पति को धमकाया कि कौन आया था, इस तारीख को आया था, 3 दिन रहा, सुबह गया, एक एक चीज उसे चूंकि सही जानकारी थी इसलिए उसने बताया। पद्मेश श्रीवास्तव भी घबरा गया। उसने उसका फोन काट के रुचि को फोन किया कि मेरी पत्नी प्रगति को सारी बातें पता लग गई हैं। रुचि भी भौचक्की हो गई कि तुम शादीशुदा हो? उसने कहा हाँ मैं शादीशुदा हूं, और वो तुमको जरूर फोन करेगी, गाली गलौज करेगी, कुछ बोलना नहीं, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा मेरा नंबर किसने दिया? उसने कहा नहीं, मुझसे ही उसने जबरदस्ती लिया है। इधर पद्मेश का फोन कटा, उधर प्रगति का फोन रुचि के फोन पर आ गया, और आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा बातचीत में। काफी गाली गलौज के बाद इसने भी बात पूरी बताई कि तुम मुझ पे ही दोष क्यों देती हो, अपने पति से भी पूछ लो एक बार कि हुआ क्या है, किसकी गलती है। और उसी दिन जब प्रगति की रुचि से बात हुई, प्रगति भागकर प्रतापगढ़ के उस ट्रांजिट हॉस्टल में पहुंच गई और वहीं पर रहने लगी। दो एक बार ऐसा भी हुआ कि जब रुचि का फोन आया तो प्रगति ने फोन उठाया। उसके बार बार फोन आने से पद्मेश इरिटेट होने लगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी के सामने उससे बात नहीं कर पा रहा था और पत्नी फोन छीन के उससे गाली गलौज करना उसने शुरू कर दिया था। जब रुचि को यह पता लगा कि यह शादीशुदा है और यह भी पता लगा कि इसने अपनी पत्नी को सब बातें बता दी हैं और यह उसकी जानकारी में था कि इसने हमारा डाइवोर्स नीरज से करा दिया है, तो उसने शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया कि तुमने मेरा डाइवोर्स कराया है, अब तुम अपनी पत्नी को डाइवोर्स दो और शादी करो। अब मैं वेट नहीं कर सकती, 3 साल हो गए हैं। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं प्रतापगढ़ के तुम्हारे आवास पर आ जाऊंगी। उसने कहा कि यहां मेरी पत्नी रह रही है। बोली इससे क्या हुआ, आऊंगी वहीं बैठ के बताऊंगी तुमने क्या क्या किया है। पद्मेश उस दिन सोच लिया उसने कि अब बात बहुत आगे निकल गई है, अब जब तक इसको रास्ते से हटा नहीं लिया जाता ये हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगी और हमारे लिए भी नौकरी करना दूभर हो जाएगा। ये आएगी, क्योंकि वो भी रुचि के बारे में सब जानता था कि आएगी, हंगामा करेगी, मुकदमा लिखाएगी, दुनिया भर का तमाशा होगा। उसने रुचि से 12 फरवरी को शाम को आने के लिए कहा। अब उन लोगों की बातचीत तब होती थी जब ये तहसीलदार साहब या तो फील्ड में हुआ करते थे या ऑफिस में हुआ करते थे। जब उसने बहुत घेरना शुरू किया, शादी की डेट बताने के लिए कहा, तो उसने कहा ठीक है 12 तारीख को हम आ रहे हैं, हम तुमको बताएंगे, हम लोग बैठ के शादी की तिथि तय कर देंगे।
डाइवोर्स की एप्लीकेशन हमने तैयार कर ली। इधर डाइवोर्स और उधर हम डेट बता देंगे, हम लोग शादी कर लेंगे। रुचि ने कहा ठीक है, लखनऊ पहुंचते ही हमको फोन करना, जहां कहोगे वहां हम बैठ के बात करेंगे। शाम को पद्मेश ने अपने मित्र नामवर सिंह की गाड़ी मंगाई और नामवर सिंह गाड़ी लेकर आए, वही गाड़ी चला रहे थे और उनसे कहा कि लखनऊ चलना है। पत्नी ने फौरन कहा कि रात में कौन सी मीटिंग है। पत्नी को मौका मिला, उसने भी 4-6 चीजें जड़ दी, मैं समझ रही हूं तुम कहां जा रहे हो। तब पद्मेश ने उससे कहा कि तुम्हारी परेशानी दूर करने जा रहा हूं, आज मैं काम करके ही वापस आऊंगा। ये रोज रोज की चिक चिक से मैं भी परेशान हो गया हूं। प्रगति ने कहा कि बिना काम किए वापस मत आना, मैं भी रोज रोज की इस चिक चिक से परेशान हो गई हूं। पद्मेश और नामवर 12 फरवरी को शाम को करीब 6-6:15 बजे प्रतापगढ़ से चल दिए और रात करीब करीब 9 बजे के आसपास वो पीजीआई पहुंच गए। और पीजीआई पहुंचने से पहले उन्होंने रुचि को फोन किया कि पीजीआई के मेन गेट के पास मैं पहुंच रहा हूं, तुम भी पहुंचो, आज शादी की तारीख तय हो जाएगी। रुचि ने वहां पहुंचकर, पीजीआई के पास पहुंचकर पद्मेश को कॉल किया कि तुम किस गाड़ी से हो, गाड़ी का नंबर क्या है, कहां खड़े हो। मैं कैब से हूं, पीजीआई के सामने बस उतरने वाला हूं। उसने गाड़ी का नंबर बताया, कहां पे खड़ा किया है। बेसिकली वो जो पीजीआई से इलाहाबाद की तरफ जो रोड जाती है, उसी में पीजीआई के मेन गेट से थोड़ा सा आगे, जहां दूसरी पटरी पर फायर स्टेशन और थाने का भवन है, उसी से थोड़ा आगे बड़ा निर्जन सा रहता है, गाड़ी वहीं खड़ी की थी। पीजीआई के गेट से बहुत दूर नहीं है। कैब लेकर रुचि वहां पहुंच गई, वहीं कैब वाले को पैसा दिया, ये गाड़ी से नीचे उतरा पद्मेश, दोनों गाड़ी में जाके बैठ गए। दोनों के गाड़ी में बैठते देखकर नामवर गाड़ी से उतर गया। पद्मेश चिकनी चुपड़ी बातें उससे करने लगा कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, और डाइवोर्स कोर्ट से करने में म्यूचुअल चूंकि है नहीं, इसमें इतना टाइम लग जाएगा, तो हम लोग मई जून की फलां तारीख के आसपास की, उसने कोई डेट टालने के लिए उसको बताई। ये सब बात कर ही रहे थे, तभी नामवर 2 कप चाय लेकर आया। उसने कहा कि सर बहुत देर हो गई है, आप चाय पी लीजिए। दोनों ने मना नहीं किया। 1 कप रुचि चौधरी को दिया गया और दूसरा कप प्लेट पद्मेश को। दोनों ने चाय पी ली। आधे घंटे बाद ही रुचि बेहोश होकर लुढ़क गई सीट पर। दरअसल नामवर ने तय पहले से ही था, जो नींद की गोलियां होती हैं, तेज गोलियां होती हैं, सामान्य रूप से प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाती हैं, वो या तो वहीं पीजीआई के सामने जो सैकड़ों दुकानें हैं मेडिकल्स की, वहां से खरीदी, या फिर ये दोनों खरीद कर प्रतापगढ़ से चले होंगे। बहुत ढेर सारी टेबलेट उसने पहले ही एक कागज में तोड़ के, पीस के, मिला के रखी थी। चाय लेके और उसमें मिला दी और पहले रुचि को दिया ताकि कोई कंफ्यूजन न हो जाए, बाद में पद्मेश को दिया। इसीलिए वो 15-20 मिनट में ही लुढ़क गई। नामवर फौरन ड्राइविंग सीट पर आ गया। वहां से वो पीजीआई के सामने वाले इलाके में बहुत बड़ा सा गेट है कल्ली की तरफ जाने का, रास्ते में उसका गला दबा के उसे मार दिया। गाड़ी चलती रही। पद्मेश ने जब वो इंश्योर कर लिया उसने कि मर गई है, फिर ये फेंकने के लिए जगह तलाशने लगे। नामवर को उस जगह का थोड़ा बहुत आइडिया था। माती नाले के पास पहुंच के, निर्जन भी है, जंगल भी है, बड़ा सुनसान इलाका है, जहां पर
नया ट्रॉमा सेंटर पीजीआई का बना है, ये उस तरफ की बात है। लखनऊ पुलिस की सेकंड यानी नई पुलिस लाइन बनी है, उस तरफ की बात है। किनारे खड़ा कर उस नाले में उस पूरी बॉडी को फेंक दिया और वहीं से सीधे प्रतापगढ़ वापस चले गए। उसकी इस सारी बात को पुलिस ने दोनों की सीडीआर से मैच कर लिया। बिल्कुल एकदम जैसा जैसा बताया गया था सीडीआर से भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा था। पद्मेश, अच्छा, वहां पहुंचकर ये लोग रात में पहुंचे हैं करीब 1:30-2 बजे के आसपास। प्रगति यानी पद्मेश की पत्नी वेट कर रही थी और जाते ही उसने कहा कि तुम्हारा भी काम हो गया, मेरी भी झंझट खत्म हो गई, मैंने आज उसका काम कर दिया। नामवर अपनी गाड़ी लेकर चला गया और ये दोनों इत्मीनान में हो गए। इस स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने प्रगति, नामवर और पद्मेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 21 तारीख को दोनों को जेल भेजा गया। 22 तारीख यानी कल के अखबारों में बहुत ही डिटेल्ड खबर है। मैं डिटेल खबर इसकी जो अखबारों में है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक पुलिस के अधिकारी, दूसरा राजस्व का इंपॉर्टेंट अधिकारी, दोनों शादीशुदा, और दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक की हत्या करनी पड़ी। वो तो मर ही गई, ये भी जेल चले गए। इनके पद्मेश भी, इनका भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं होगा। आज की घटना, 2 नावों पे पैर रखने वाला तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई, पर एक निरपराध महिला पुलिसकर्मी, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सोशल मीडिया पर जो इस तरह के संबंध बनते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, सोशल मीडिया पहली बार प्रचलन में आया था 2012-13 में, और पहली बार व्हाट्सएप का इस्तेमाल मैंने 2013 में जब मैं एसपी रायबरेली था तब किया था। यानी बहुत दिन की बात नहीं है ये, तब वो शुरू हुआ था। और 2015 के बाद तो सिर्फ वही लोगों ने कॉल करनी बंद कर दी। उस समय नेट की स्पीड कम थी। 17 के बाद तो नेट की ऐसी धुआंधार स्पीड कि लोग कॉल नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर ही बात करते हैं या इंटरनेट के किसी कॉल पे ही बात करते हैं। कहते हैं कि इसमें वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, हमारी चैट इंटरसेप्ट नहीं हो सकती। व्हाट्सएप कॉल जो है उसको पुलिस इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये सेफर साइड है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में। ऐसे में इस फेसबुक, इस व्हाट्सएप, इस इंस्टाग्राम, इन सब जो सोशल मीडिया के तमाम साइट्स हैं, उन पर हुए इस तरह के संबंध जिसमें एक दूसरे से या तो झूठ बोला गया हो या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ छिपाया गया हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 75 से 80% केसेस में वही होता है जो आज की घटना में रुचि के साथ हुआ या किसी लड़के के साथ होता है। दोनों में से किसी एक के साथ ऐसा हो सकता है। बड़े रास्तों और राजमार्गों पे जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लिखे होते हैं, उस पे लिखा रहता है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये सिर्फ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के लिए नहीं है, ये जिंदगी की गाड़ी के लिए भी उतना ही सही है जितना सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों के लिए है। जब भी किसी दो संबंध में झूठ, स्वार्थ, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, समझना, छिपाना, तथ्यों को छिपाना, शादीशुदा अपने को कुंवारा बता दे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जहां अगर आप दोनों तरफ से दोनों लोग फेयर हैं अगर, तो कभी उन पर कोई उंगली नहीं उठी, कभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन जब जब इस तरह की बातें हुई हैं, घटना का अंजाम यही हुआ है और ऐसा 75% केसेस में हुआ है।
आप भी किसी से बात करके देखें। तमाम लोग अपनी अपनी आप बीती फेसबुक पर और सब जगह बताते हैं। आप उसको पढ़िए कि शुरू में उसने अपने आप को अविवाहित बताया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और फिर धीरे 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 जब बात पता लगी तो बात बिगड़ गई। मुझे उम्मीद है कि लखनऊ कमिश्नरेट की प्रोफेशनल पुलिस, मैं इसलिए प्रोफेशनल कह रहा हूँ कि मैंने भी एसएसपी लखनऊ के पद पर बहुत छटे हुए लोग, बहुत अच्छे लोग, बहुत कॉम्पिटेंट लोगों की एक टीम होती है, आज भी है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ेंगे, चाहे जानबूझकर या लापरवाहीवश, जिससे तीनों अभियुक्तों को सजा मिलने में कोई अवरोध हो या गतिरोध हो, और जिससे रुचि चौधरी को न्याय मिल सके। फिर भी मैं अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों के लिए कि इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि वो ये साबित करे कि यह हत्या किसने की है। देखिए, कारण यह है कि इस हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिलेगा। जो चश्मदीद थे वही अभियुक्त थे, जेल चले गए। ट्रायल के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो चीज़ें इसमें देखनी चाहिए, मोटी मोटी चीज़ें, वो मैं आपको बता दूं। पहले तो ये साबित करना होगा कि पद्मेश और रुचि के संबंध थे। इसके लिए सीडीआर की एनालिसिस, नीरज गुप्ता का बयान, प्रतापगढ़ में जो ट्रांजिट हॉस्टल में अगल बगल लोग रहते थे उनका बयान, ये मस्ट है। तभी ये साबित होगा कि इन दोनों में चोरी छिपे संबंध थे जो इनकी पत्नी को नहीं पता थे या रुचि के पति को नहीं पता थे। नीरज और रुचि के संबंध, यानी रुचि के पति यानी कांस्टेबल नीरज गुप्ता के संबंध खराब हुए, ये भी साबित करना होगा उस वकील के बयान से और उस डॉक्यूमेंट से जो नीरज ने डाइवोर्स के लिए तैयार कराया था। वही ये साबित करेगा कि इनके संबंध खराब हो गए। तीसरा, नामवर उसके साथ क्यों गया, उसका क्या इंटरेस्ट है। ये बताया जा रहा है कि नामवर के किसी बड़ी जमीन का एक मुकदमा पद्मेश श्रीवास्तव की अदालत में था, जिसका डिसीजन पद्मेश ने नहीं किया था। ये बार बार चक्कर लगा रहा था। उस दबाव में उसने नामवर को चलने के लिए कहा और नामवर भी तुरंत राजी हो गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं होगी। अगर ऐसा है तो वो डॉक्यूमेंट्स कि उसका कोई मुकदमा इनकी अदालत में था, इनकी अदालत में वो मुकदमा अब तक डिसाइड नहीं हुआ था, और उनको ब्लैकमेल करने के लिए पद्मेश उसे अपने साथ ले गया, या दूसरी तरफ उसने बढ़ चढ़कर कि हम पद्मेश श्रीवास्तव का काम कर देंगे, हमारा ये मुकदमा जो बहुत बड़ी जमीन का था वो फाइनल हो जाएगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पद्मेश की कोर्ट से विवेचक को लेना होगा। दोनों कॉमन पर्पस के लिए प्रतापगढ़ से निकले, ये भी साबित करना होगा। रास्ते में टोल प्लाजा पड़ते हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज लेनी होगी, जिसमें ये गाड़ी नामवर की उधर से लखनऊ की तरफ आ रही हो और ये दोनों उसमें बैठे दिखाई दे रहे हों। लखनऊ के पीजीआई पहुंचने से पहले तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं। पीजीआई के गेट पे भी सीसीटीवी लगे हैं। पीजीआई के गेट से सटे हुए जितने मेडिकल स्टोर हैं सब में सीसीटीवी लगे हुए हैं। किस तरफ से ये गाड़ी आई, कितने बजे आई, कौन लोग थे, कहाँ उतरे, ये साबित करना होगा। इससे दोनों का कॉमन पर्पस कि वो किसी की हत्या के लिए आए हैं, ये साबित होगा। सीडीआर से ये साबित करना होगा कि दोनों रुचि और पद्मेश पहले कब कब और कहां कहां एक साथ रहे हैं। सीडीआर ही बता देगा। दोनों की लोकेशन एक ही टावर पर हुई तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक डीजी ऑफिस से चला या बिजनौर से चला, दूसरा प्रतापगढ़ से चला और फला जगह इतनी देर तक एक ही टावर पर ये दोनों रहे। इससे उनके संबंध को वेरीफाई किया जाएगा।
तीन मोबाइल फोनों का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है और उन तीनों का डाटा रिकवरी टूल से सारा डाटा रिकवर किया जाना बहुत जरूरी है। ये तीन मोबाइल फोन हैं, रुचि के, पद्मेश के और पद्मेश की पत्नी के। इसमें सारे चैट डिटेल्स, सारे सोशल मीडिया साइट्स पर इनकी पोस्ट की हुई बातें, और पत्नी में ये कब कब कहां कहां उसने इस बात का जिक्र किया, और उससे ये साबित होगा कॉल से या इंटरनेट कॉल से या व्हाट्सएप कॉल से कि उसने पति को उसकी हत्या करने के लिए उकसाया और उसकी नॉलेज में सारी बातें थी। हो सकता है रास्ते में ये काम यानी ये हत्या करने के बाद पद्मेश ने व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी को बताया हो कि मैंने काम कर दिया। हो सकता है व्हाट्सएप कॉल भी की हो। इसलिए उसकी पत्नी के मोबाइल फोन का डाटा रिकवर किया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि उसकी संलिप्तता का, उसको उकसाने का जो आरोप है वो सिद्ध किया जा सके। नींद की गोलियां या सल्फास की गोलियां ये कहां से ली गई? ये चलते समय प्रतापगढ़ से ही ली गई या पीजीआई के सामने ली गई? ये भी उस दुकानदार से साबित करना होगा, उसका बयान लेना होगा कि इतनी गोलियां क्यों ली गई, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कैसे दे दी गई। कोई दुकान ऐसी वहां पर नहीं है जिसमें सीसीटीवी न लगी हो। वो समय दोनों साथ साथ आए थे लेने के लिए, रुचि के पहुंचने के पहले ले लिया था, या नामवर को अकेले भेजा गया था लेने के लिए। ये उसी दुकान से उसकी फुटेज और उस दुकान के मालिक से या सेल्समैन से कंफर्म करना होगा, ताकि ये साबित हो सके कि ये वेल प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। रुचि ने कैब किया था, उसने अपनी भाभी को भी बताया था कि मैंने कैब कर लिया है, मैं पहुंच रही हूं, और कैब से ही उसने पद्मेश को कॉल किया था, तुम कहां हो, मैं पीजीआई के सामने हूं। अपने मोबाइल से जब उसने कैब को कॉल किया होगा तो कैब की सारी डिटेल, यहां तक कि ड्राइवर के मोबाइल नंबर भी उस पर अंकित होते हैं। डेट और टाइम से, गाड़ी के नंबर से ड्राइवर का बयान बहुत आवश्यक है। कहां से लेकर चला, गाड़ी के भीतर जब वो थी तो जिस किसी से बात की उसका कंटेंट क्या था, क्योंकि उस तरफ से जो कह रहा है वो तो ड्राइवर नहीं सुन सकता, लेकिन पैसेंजर जो कह रहा है वो ड्राइवर के कानों तक जरूर पहुंचता है। उसका कंटेंट क्या था। जब इसने पूछा होगा कहां है और उसने बताया होगा कि फला जगह है, तो ड्राइवर से 100% ये कहा होगा कि यहां से 10 कदम आगे दाहिनी तरफ ले चलो। वहां उतरी होगी, पैसा दिया होगा या पे कर दिया होगा पेटीएम से या गूगल पे से या भीम ऐप से। तो जब उतरी होगी ये, तो उस समय उसको रिसीव करने कौन आया, या कोई नहीं आया, वो किस तरफ गई, वहां पर कौन सी गाड़ी खड़ी थी। इससे घटना स्थल पर इन दोनों का मिलना साबित होगा कि वो गाड़ी से उतरी थी और फला गाड़ी में। और ड्राइवर्स बहुत चटक होते हैं। किसी महिला की इस तरह से उसका आना जाना मिलना, भले उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो देखते जरूर हैं। कभी आप भी बैठकर देखिएगा कैब पर, पूरा ध्यान रखते हैं, कपड़ों तक के बारे में बता देंगे कौन कौन सा कपड़ा पहने थे, लड़के के लिए या लड़की के लिए। गाड़ी में बैठ के जिस तरह की बातें करते हैं, वो एक कान उनका पैसेंजर की तरफ ही लगा होता है। सामने बैक मिरर में हल्का हल्का वो देखते भी रहते हैं कि उनका पैसेंजर क्या कर रहा है। इसलिए कैब के उस ड्राइवर का बयान बहुत जरूरी है। पद्मेश की गाड़ी जब उसकी बेहोश होने के बाद उसको लेकर कल्ली की तरफ पीजीआई के सामने वाले मेन गेट से गई, तो वहां के सीसीटीवी में भी इसकी फुटेज आई होगी। वो कितनी देर बाद नाले के पास तक पहुंचा, कितनी देर पहले वहां से निकला,
वो समय ये साबित करने के लिए होगा कि इस बीच में उसको मारा गया और उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया। फिर वो वहां से प्रतापगढ़ के लिए जब चले, कितने बजे चला, रास्ते के टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये साबित हो कि इसी काम के लिए निकले थे। ये काम करने के बाद फिर प्रतापगढ़ पहुंचे। वैसे तो कमिश्नरेट पुलिस के जो बहुत अच्छे विवेचक हैं, वो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ किस्सा गोई परिवार के सदस्यों को, हमारे जो बहुत गंभीर सदस्य हैं, हमारे सारे लोग जो हमारे किस्सा गोई परिवार के सदस्य हैं, उनकी जानकारी के लिए कि इस तरह से जो क्राइम की मिस्ट्री है, जो मर्डर की मिस्ट्री है, जब वो सुलझ जाती है तो उसके बाद का भी काम आसान नहीं होता, ताकि ट्रायल में उस व्यक्ति को दंडित किया जा सके या सज़ा मिले जिसने गलती की है। इतने एस्पेक्ट्स हैं जो अच्छा आईओ, अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनको कवर करता है, तब फाइनली कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं, और पुलिस वालों को इसकी जानकारी ही होगी, और ख़ासकर हमारे कमिश्नरेट की पुलिस को। आज एक और अनुरोध अपने किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से। बहुत ही गंभीर घटना थी। दोनों सरकारी कर्मचारी थे, दोनों शादीशुदा थे। उनके बीच जो कुछ घटित हुआ वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो क्या कह सकते हैं आप, वहां मिले और फिर दोनों ने मनमर्जी की। हम सभी लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आज आप जरूर बताएं कि दरअसल गलती किसकी थी। गलती पद्मेश की थी, गलती रुचि की थी, गलती पद्मेश की पत्नी प्रगति की थी, या आपको लगता है किसी और की गलती थी? तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना सब आपको बताने के बाद, अखबारों में इतना पढ़ने के बाद, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं कि दरअसल गलती किसकी है। तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।